बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा, मुझे कहते हैं महरिश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। एक खूबसूरत दिन का आगाज़ आप लोग कर चुके होंगे और हम दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपका दिन का आगाज़ बहुत ही खूबसूरत होगा। जनाब, ऑफिस जाने से पहले आप अपनी फैमिली को ज़रूर थोड़ा सा टाइम दिया करें, प्यार मोहब्बत की बात जो है वो उनके साथ कर लिया करें। डाइनिंग टेबल पे बैठ के एक कप चाय उनके साथ ज़रूर पीकर जाया करें, ताकि वो पूरा दिन उनका भी खूबसूरत रहे, आपका दिन भी एक्टिव और खूबसूरत गुजरे। क्योंकि फैमिली के साथ जब आप थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा टाइम जो है जब आप स्पेंड करते हैं, तो आपकी पूरी रूटीन बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। तो आज ये काम लाजमी कीजिएगा जो हजरात अभी तक ऑफिस नहीं गए। आज हमारे बहुत ही खूबसूरत दो अहम टॉपिक होंगे जिन पे हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने वार्डरोब के बारे में बताना चाहूँगी। आज का ये खूबसूरत सा वार्डरोब है मानिस कलेक्शन का। इनके सोशल मीडिया पे आप इन्हें अप्रोच कर सकते हैं और इस तरह के खूबसूरत कलेक्शन आप भी बाय कर सकते हैं। आज के जो बुनियादी हमारे दो टॉपिक होंगे जिन पे हम डिस्कशन करेंगे। पहला, आपने जब हम बात करते हैं मीडिया की, सहाफ़ी की, सहाफ़त की, तो लोगों को बड़ा शौक़ है, बड़ा पसंद करते हैं वो इस पेशे को। लेकिन जब हम सहाफ़ी को देखते हैं तो वो माशरे की जो नब्ज़ है ना, उससे बखूबी तरीके से वाकिफ़ होता है। और देखा जाए तो ये एक दिलचस्प और दिलकश पेशा भी आप इसको कह सकते हैं। एक सहाफ़ी जो है वो मुआशरे की ज़ुबान होता है। अपने कलम के ज़रिए वो उन तमाम तर इश्यूज़ को, उन तमाम तर प्रॉब्लम्स को जो है वो उजागर करता है, उसके हल तक जो है वो पहुंचता है, उसके हल तलाश करने की कोशिश करता है और जो आम आवाम है उनकी ज़ुबान बनता है, उनके इश्यूज़ जो है वो अवानों तक पहुंचाता है। यानी कि एक सहाफ़ी की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हमें देखने को मिलती है। लेकिन वहीं जब हम सहाफ़त की, सहाफ़ी की बात करते हैं, साथ ही देखते हैं कि किस तरह से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, टेक्नोलॉजी का दौर है, हर इंसान के पास मोबाइल फ़ोन मौजूद हैं, वहाँ पे जो सनसनीखेज़ मवाद हमें देखने को मिल रहा है, इस पे ख़ासकर हम जो है वो आज बात करेंगे कि इस वजह से ये जो टेक्नोलॉजी, जो मोबाइल फ़ोन, ये मोबाइल वाले जो सहाफ़ी आए हुए हैं, इसकी वजह से जो एक्चुअली सहाफ़त है, जो सहाफ़ी हैं, जो अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं, क्या उन पे तो कोई इसके असरात मुरतब नहीं हो रहे? अगर हो रहे हैं तो किस तरह से इनको हम रोक सकते हैं? इस तरह के जो सनसनीखेज़ मवाद जो है इस पे अब आए दिन हमें जो है वो गर्दिश करते दिखाई देते हैं, तो किस तरह उसका ख़ात्मा मुमकिन हो सकता है? तो इन डिटेल इंशाल्लाह इस पे हम डिस्कशन करेंगे। आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा इंतहाई अहम है, वो भी सहाफ़त के साथ ही अगर मैं उसको लिंक करूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। डिप्रेशन की हम बात करने वाले हैं। जैसे टीवी चैनल ऑन करते हैं, आपको बेशुमार ख़बरें ऐसी जो है वो दिखाई दे रही होती है। इंसान कहता है कि मैं कहाँ जाऊँ, किधर देखूँ, टीवी चैनल देखूँ, मोबाइल फ़ोन देखूँ, यानी कि हर जगह उसे एक अजीब ही कैफ़ियत, अजीब फ़िज़ा जो है वो उसे दिखाई दे रही होती है, जो कि उसके ज़हनी तनाव का सबब बनती है। तो किस तरह से ज़हनी तनाव से वो ख़ुद को निकाल सकता है, डिप्रेशन की और भी बहुत सारी वजूहात हैं। क्योंकि रोज़ाना जब हम देखते हैं तो अपने आप को बहुत सारी चीज़ों में उलझा रहे होते हैं, कभी खुशी होती है, कभी गम होता है। यानी कि ज़िंदगी को हमने खुद ही अपने लिए ऐसे रास्ते क्रिएट कर देते हैं कि हमें समझ नहीं लग रही होती, इंसानी ज़हन है कंफ्यूज हो जाते हैं और वही कंफ्यूजन डिप्रेशन का, एंजाइटी का सबब बन जाती है। तो आजकल अगर देखें, जब हम छोटे थे तो हमें नहीं पता होता था ये परेशानी क्या होती है, टेंशन क्या होती है, यानी कि अपनी दुनिया में हम मगन रहते थे। बट आज का एक छोटा सा बच्चा, उससे भी बात करे तो क्या सुनने में मिलता है? मुझे तंग मत करे, मैं परेशान हूँ। यानी एक छोटे से बच्चे को क्या परेशानी हो सकती है? हमारे जो नौजवान हैं उनमें देखें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी की चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिल रही है और इसी की वजह से ख़ुदकुशी का रुझान जो है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारी जो यूथ है, हमारे जो नौजवान हैं, वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, मंशियात में जो है वो इन्वॉल्व होते दिखाई दे रहे हैं। यानी कि उनका जो मुस्तकबिल है वो अंधेरों की तरफ जा रहा है, वो ख़ुद को तबाह बर्बाद करने में लग चुके हैं। इसके पीछे क्या वजह है? तो इन तमाम तर चीज़ों पे इंशाल्लाह आज इन डिटेल हम रोशनी डालेंगे। सहाफ़त और सहाफ़ी की जो ज़िम्मेदारी उस पर बात करेंगे। डिप्रेशन क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं, कैसे इसका ख़ात्मा मुमकिन हो सकता है, इन डिटेल इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले लेते एक शॉर्ट सी ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का पहला टॉपिक जिसमें हम डिस्कशन करने जा रहे हैं सहाफ़त, इसकी ज़िम्मेदारियाँ जो है उस पर आज हम बात करेंगे। जब हम सहाफ़ी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि सहाफ़ी तो बड़ा आज़ाद होता है, आज़ाद ख़याल होता है, जो चाहे बोल सकता है, जो चाहे कर सकता है। अगर देखा जाए तो कुछ हद तक बात दुरुस्त भी है, लेकिन आजकल के जो हालात हैं वो आप लोगों के सामने हैं। इस पर इंशाल्लाह इन डिटेल बात करेंगे कि सहाफ़ी नो डाउट बेबाक ना डर होता है और अपनी ज़िम्मेदारियों को हर सूरत पूरे करने की कोशिश करता है, चाहे मौसम जैसा भी हो, दिन हो, रात हो, धूप हो, छाँव हो, बरसात हो, कुछ भी, उसे फैमिली से दूर भी रहना पड़े, इसके बावजूद वो अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी तरीके से सरअंजाम देता है, सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए, आप लोगों को तमाम तरह हालात व वाक़यात से बाखबर रखने के लिए। तो इन तमाम चीज़ों पर इंशाल्लाह आज हम इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ ऐसे ही एक नडर सहाफ़ी मौजूद हैं, सीनियर तर्जयाकार हैं जी शाहिद सकलाइन साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। अस्सलाम, कैसे हैं आप? ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो बताएं कि सहाफ़त के जो बुनियादी असूल व ज़वाबित हैं वो क्या हैं, नाज़रीन की आसानी के लिए ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा जी, आपको पता है कि जो हमारी सहाफ़त है ना, वो हर चीज़ की तरह ये भी ट्रांजिशनल पीरियड में रही है जब से आई। अच्छा, पहले सहाफ़त ये थी कि ज़ाहिर है प्रिंट मीडिया था और अखबार होते थे, मैगज़ीन्स होते थे, ये चीज़ें होती थी। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि इसमें भी इर्तकाई मराहल शुरू हुआ और इसमें भी मुख्तलिफ नई जिद्दतें आना शुरू हुई और उसमें ये हुआ कि फिर टीवी आ गया। पाकिस्तान में जब टीवी आया तो उस वक्त आपने देखा होगा कि 1, 2, 3 और फिर इतना ज़्यादा वो एक जैसे होता है बबल बस्ट की तरह कि इतने ज़्यादा चैनल्स आ गए कि फिर उसके ऊपर सहाफ़त होना शुरू हो गई। अखबार की हद तक सहाफ़त बड़ी ज़बरदस्त हुआ करती थी, ज़ाहिरी बात है, नो डाउट उस वक्त भी येलो जर्नलिज़म था। बट ये है कि उस वक्त ये होता था कि उस पर चेक एंड बैलेंसेस बहुत ज़्यादा होते थे। उसमें ये होता था कि अगर कोई सहाफ़ी को खबर कर रहा होता था, ज़िम्मेदारी के साथ कर रहा होता था, ठीक है, फिर उसको ये पता होता था कि मैं ये खबर दूंगा, फिर मेरे आगे एडिटर बैठा हुआ है, फिर उसके ऊपर और लोग हैं, चेक एंड बैलेंस है, फिर वो खबर कई मराहल से गुजर के उसके बाद जाके वो रात को कहीं अखबार के पेज पे लगती थी और फिर उसके बाद छपती थी। अच्छा, फिर उसका इम्पैक्ट भी होता था। अच्छा, इम्पैक्ट ये होता था कि ज़ाहिर है लोग उस वक्त सिर्फ अखबार पढ़ते थे या रेडियो सुनते थे। ऐसे ही अब उसमें ये है कि जब वो ख़बर छपती थी तो वो ना सिर्फ आम आदमी के लिए बल्कि हुकाम बाला के लिए बड़े ऐवानों में भी हलचल मच जाती थी और बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जिनकी वजह से पॉलिसीज़ तब्दील होती थी। बट ये हुआ कि वो वाला मरहला जब तय हुआ, हम टीवी की तरफ आए तो टीवी में फिर थोड़ा ये हो गया कि वो जो एडिटर वाली जगह थी ना वो खाली हो और फिर टीवी आ गया। टीवी आने के बाद अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये हुआ जो अब तक है, वो ये है कि हमारे यहाँ टीवी के जो रिपोर्टर्स थे उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं की गई। उन्हें नहीं बताया गया कि जी आपने अगर कहीं जाना है तो आपने कौन से अल्फाज का इस्तेमाल करना है, आपने कैमरा अगर ले गए हैं तो अगर माइक ले गए हैं तो आपने उसको आगे अगर किसी चीज़ को कवर करना भी है तो उसको किस तरीके से करना है। सही। अच्छा, और ये शुरू से हम बात जब से ये टीवी आया है, जब कहीं डिस्कशन होती है इसके ऊपर हमारे यहाँ वैसे जब सहाफ़ी दोस्त बैठते हैं, चाहे सहाफ़ती तंजीमें हैं, चाहे हमारे प्रेस क्लब्स हैं, ठीक है, उनमें डिस्कशन बड़ी होती है इसके ऊपर, लेकिन ये है अनफॉर्चुनेटली कि इसके ऊपर काम नहीं किया जाता। अब उसमें यह है कि चेक एंड बैलेंस रहा नहीं। जो रिपोर्टिंग करने गया, जो कहीं कवर करने गया तो उसने ये नहीं सोचा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि आप तो लाइव और फिर ब्रेकिंग न्यूज़ और फिर आगे बढ़ने की दौड़ और फिर रेटिंग का चक्कर और बहुत सारे ऐसे मामलात आ गए जिनकी वजह से इशू ये हुआ कि वो जो एक क्वालिटी जर्नलिज्म था वो पीछे रह गया और फिर हमने शुरू कर दिया खुदा न खास्ता कहीं पे। शुरू में आप भी उस वक्त यकीनन टीवी आप देखती होंगी, शायद उस वक्त आप टीवी में तो नहीं होंगी बट हम जब टीवी में आए थे तो उस वक्त जो है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में टीवी आने के फ़ौरन बाद जो है ना वो एक फेज़ आया था जब टेररिज्म बहुत अरूज पे था और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बहुत बड़ी लहर थी और अल्लाह माफ़ करे, मतलब हम खुद मतलब उस डेली कोई 2-3 ब्लास्ट हो रहे होते थे और हमें पता होता था जब हम न्यूज़ रूम में जाते थे, जब हम कहीं बाहर जाते थे कवरेजेस पे तो खुदा न खास्ता यही होता था कि जी आज फ़लाँ जगह हुआ, इतने हो गए फ़लाँ। तो वो ऐसे ना मतलब अब उस वक्त बड़ी ज़रूरत थी। हुआ ये बहुत सारे ऐसे मौके आए कि टीवी ने लाइव कट किया और आगे जो है वो खुदा न खास्ता कोई बहुत ही कोई ऐसे बुरा इंसिडेंट हुआ कि जिसमें इंसानी जानें पड़ी हुई हैं और वो टीवी ने लाइव दिखा दिया। ठीक है, अब आप खुद सोचें पूरी दुनिया में इसके ऊपर रूल्स रेगुलेशंस हैं, पूरी दुनिया में इसके फॉलो किया जाता है कि कोई ऐसी चीज़ आपने जो है वो नहीं करनी जो कि व्यूअर के लिए जो है वो परेशानी का, इज़्तिराब का, प्रॉब्लम का बायस हो।
اب وہ آہستہ آہستہ پھر جب لوگوں نے یہ دیکھا تو پھر اچھا یہ ہوا کہ بجائے اس کے کہ کوئی رولز بنائے جاتے، کچھ ڈائریکٹر نیوز جو تھے اس وقت انہوں نے بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جی ہم نے یہ چیز دکھانی اور یہ چیز نہیں دکھانی. یہ ڈائریکٹر نیوز کی لیول پہ ہوا، نہ کہ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا اس کی کوئی ٹریننگ ہوتی ہے، لوگوں کو بتایا جاتا، حکومت کی طرف سے کوئی پالیسی آتی کہ یار آپ نے یہ دکھانا ہے، یہ نہیں. اچھا ڈائریکٹر نیوز کے لیول پہ یہ ہو گیا اور بڑا اچھا ہو گیا، ہم خود بھی بڑے خوش ہوئے کہ یار خدا نخواستہ یہ نہیں ہوا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا تھا اور جو ہے وہ ٹی وی چینل لائیو ہو جاتے تھے. مجھے ایک واقعہ یاد ہے یہاں پہ اسلام آباد میں پولی کلینک کے ساتھ جو ہے کوئی کسی کا جو ہے وہ اسیسینیشن ہوئی تھی اور وہ یہ ہوا کہ ٹی وی چینلز وہاں لائیو چلے گئے. اب اس کے گھر والے جو بیچارے تھے ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے جو والد ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا کزن ہے، اس کی فلاں جگہ مطلب اسیسینیشن ہو گئی، اس کو کسی نے قتل کر دیا ہے. یہ پولی کلینک کے ساتھ مجھے اب وہ یاد نہیں آ رہا. تو اس پہ یہ ہوا کہ 3-4 چینلز تو میں آئی کین نیم جو نہیں لیتا میں ابھی، بٹ یہ ہے کہ 3-4 چینلز نے اس کو لائیو دکھا دیا کہ یہ بندہ ہے جی یہ پڑا ہوا ہے. اب یہ نہیں بتا رہے کہ یہ کون ہے بٹ اس کو دکھا رہے ہیں. اب اس کی فیملی میں کیا ہوا، اس کی فیملی میں اس کے جو امیڈیٹ فیملی میں ڈیتھ ہو گئی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے. وہ اس لیے کہ ظاہری بات ہے انہوں نے دیکھ لیا کہ اوہو یہ سڈن وہ ایک تو یہ ہے ریسپانسبلٹی. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ ٹرانزیشنل فیز میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اوکے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر آپ توجہ نہیں دے سکتے، لیکن اس میں ضروری یہ ہوتا ہے کہ کچھ اصول طے کر دیے جاتے ہیں کہ ان چیزوں کو کرنا ہے اور ان چیزوں کو نہیں ریگولیشنز ہوتی ہیں. اچھا اس میں آپ نے ایک لفظ زر صحافت کا استعمال کیا ہے، وہ اس کی ڈیفینیشن کریں کہ وہ کیا ہے؟ اچھا یلو جرنلزم کی اصل میں دیکھیں ہمارے یہاں میں کل بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہوتی، ان کو خود سے آپ جو ہے آپ خود سے سمجھ لیتے ہیں کہ یار یہ ہر شخص کے لیے اس کی ڈیفینیشن الگ ہوتی ہے. بالکل ایسے. اچھا یلو جرنلزم پہلے یہ جب اخبار ہوتے تھے نا اس وقت کہا جاتا تھا کہ یار ایک تو یہ جو اسپیشلی جو فلم اور ٹی وی کی خبریں لگائی جاتی تھی بڑے عجیب و غریب طریقے سے اور ایکٹرز کی اور ان لوگوں کی، اور اس کا الگ سے ایک پیج ہوتا تھا. تو لوگ وہ جو تھوڑے سیریس لوگ ہوتے تھے وہ ان چیزوں پہ زیادہ توجہ نہیں دیتے، خبریں وغیرہ پڑھ کے نکل جاتے تھے. تو وہ مطلب اس وقت کہا جاتا تھا کہ یار یہ جو ہے یہ تو ہے ہی یلو جرنلزم، اس میں تو ایسے ہی خبریں ہوتی ہیں جسٹ اس کے لیے نا. تو اس وقت تو یہ تھا، لیکن اب جو ہے اب تھوڑا سا یہ ہو گیا کہ اب اس کو تھوڑا مزید واسٹ ہو گیا. یہ اب یہ ہو گیا کہ جی اس میں پھر جب اخبار میں تھوڑی سی لوگوں نے، کیونکہ دیکھیں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، صحافت میں بھی ویسے ہی لوگ ہیں، ٹی وی میں بھی ویسے ہی لوگ ہیں. پھر لوگوں نے یہ کرنا شروع کیا کہ جب ان کو پتہ چلا کہ یار ہماری خبر کا امپیکٹ ہوتا ہے، ہم کوئی چیز دیتے ہیں تو لوگ اس سے خوف کا شکار ہوتے ہیں. پھر یہ ہوا کہ لوگوں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ جی مجھے پتہ چلا کہ یار اس بندے نے کوئی غلط کام کیا، تو میں نے یہ کیا، میں نے اس کی خبر اٹھائی، اس کے ثبوت اٹھائے، اپنے پاس رکھے اور اسے کال کی کہ یار آپ کی یہ خبر میرے پاس آئی ہے تو بتائیں پھر کیا کریں، کل چھاپوں یا نہ چھاپوں. اب اس میں یہ ہوا کہ لوگ نا بلیک میل ہونا شروع ہو گئے اور یہ کیا. آپ یہاں میں آپ کو کئی مطلب لوگ ایسے ہیں ماشاءاللہ جو صحافت میں آئے تھے تو پیدل تھے، اب ماشاءاللہ وہ کروڑوں کے مالک ہیں. تو مطلب اس طرح کی چیزیں آنا شامل. پھر اس میں یہی ہوا کہ جی لوگوں نے کال کرنا شروع کر دیں اور کچھ اخبارات تو مشہور ہو گئے اس کام کے لیے. اچھا یہ بلیک میل یہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ کال کرتے اگلے کو کہتے ہیں کہ جی آپ کی، اچھا کرپشن تو ہر جگہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، پاکستان میں ہے. اب وہ چاہے کوئی بھی ادارہ ہو اس کو کال کر کے کہتے تھے کہ جی بتائیں پھر کیا کریں. تو افسر صاحب جو ہوتے تھے کیونکہ وہ خود یہ کر چکے ہوتے تھے، وہ گلٹی ہوتے تھے، ان کو پتہ ہوتا تھا یار اگر میری یہ چیز سامنے آ گئی تو میرے لیے تو ایک تو ہزیمت کا باعث تو ہے ہی ہے، بٹ یہ ہے کہ میرا جو کیریئر ہے اس کے لیے بھی پرابلم ہے. تو پھر وہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا. وہ افسر صاحب جو ہے وہ آہستہ آہستہ کنٹینیوسلی بلیک میل. صحیح. اس پہ مزید ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں کہ یہ تو ایک سلسلہ شروع ہوا اور یہ اب بھی یہ سلسلہ یہ موجود ہے. اس پہ بات کرتے ہیں، بریک لینی ہے، بریک کے بعد ان ڈیٹیل اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا پہلا موضوع جس پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں صحافت، اس کی آزادی اور اس کی ذمہ داری، اس پہ ڈسکشن کی جا رہی ہے. شاہد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شاہد صاحب بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ صحافیوں کے نام کے ساتھ یہ جو بلیک میلنگ کا ایک ٹیگ جو ہے وہ لگ چکا ہے، یہ کیوں؟ اچھا نہیں، میں جیسے آپ کو بریک سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ صحافت میں وہ یلو جرنلزم انٹروڈیوس ہوگی. اب وہ صرف محدود نہیں رہی اخبار تک،
वो फिर टीवी में भी आ गई, वो फिर आपको पता है अब तो डिजिटल सोशल मीडिया आ गया, उसमें भी आ गई। अब उसमें यही हुआ कि बट ये है कि अब थोड़े से वो लोग जो ये करप्शन वगैरह करते हैं अब थोड़ा सा ना वो भी सियाने हो गए हैं, अब उनको भी पता है कि यार ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लें। फिर ये हुआ कि फिर जो टीवी या अखबारात के मालकान हैं फिर वो उनके साथ डायरेक्ट हो गए, बजाय इसके कि जी वो एक सहाफ़ी को डील करें, जिसने कोई थोड़े बहुत लेके मामला हो करना है, तो वो उनके साथ डायरेक्ट हो गए और उन्हें कह रहे थे कि जी आपके हमारे तो इंटरेस्ट सेम है, ठीक है, तो फिर ठीक है अगर आप ये इस तरह होगा तो फिर हम भी, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है इदारों में बैठे होते हैं, फिर जो टीवी के अपने काम होते हैं वो इदारों के साथ कोई ना कोई तो ज़ाहिर बात है वास्ता पड़ ही जाता है। तो फिर उसमें उन्होंने ये किया कि वो डायरेक्ट हो गए और उन्होंने कहा कि ठीक है फिर सहाफ़ी को बीच में से निकाल देते। तो ये वाला मामला फिर टीवी, पहले अखबार में था, फिर टीवी में आ गया, टीवी से अब सोशल मीडिया पे आ गया। आप भी रोज़ देखते होंगे वो कोई ना कोई सोशल मीडिया वाला गया होता है कहीं और वो उसको पकड़ के ना कोई धो देता है और कोई जो है उसको पकड़ लेता है। ऐसे वाक़यात जो हमें सुनने को मिल रहे हैं। तो ये जो येलो जर्नलिज्म है ये है, मौजूद है, और ये सिर्फ यहाँ नहीं है, पूरी दुनिया में हर जगह होता है। बट थोड़ा सा हमारे यहाँ डिफरेंट इसलिए है कि हमारे यहाँ उसके कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, हमारे यहाँ कोई सिखाता नहीं है, हमारे यहाँ कोई बताता नहीं है कि जी आपने करना क्या है। अच्छा, इसके लिए कितना ज़रूरी है सहाफ़त के लिए, क्योंकि आजकल के मैं चाहती हूँ बच्चों को आप ये गाइड करें कि अगर आप सहाफ़त की लाइन में आना चाह रहे हैं, स्पेशल का इख्तियार करना चाह रहे हैं, तो जर्नलिज्म की स्टडी एजुकेशन का होना कितना ज़रूरी है? अच्छा, उसमें ये है बहुत अच्छा है अगर आपने जर्नलिज्म किया हुआ। देखें जर्नलिज्म में 100 भी आप कहें ना कि जी थ्योरी अलग होती है और प्रैक्टिकल कुछ अलग होता है, इसमें कोई शक भी नहीं है। बिकॉज हमें जो थ्योरी पढ़ाई जाती है, मुझे याद है पता नहीं अब तो काफ़ी अर्सा हो गया है, कोई 19 के करीब सब्जेक्ट्स हमें पढ़ाए गए थे जब हमने मास्टर्स किया था, और उसमें कोई एक भी अप्लाई नहीं हुआ जब हम जर्नलिज्म में फ्रैंकली, ठीक है। अब उसमें यह है कि होना तो ये चाहिए कि अगर आप बच्चों को रिपोर्टिंग पढ़ा रहे हैं तो आपका जो पढ़ाने वाला हो वो खुद रिपोर्टर हो, ठीक है। ये है ना कि जो राइट मैन राइट जॉब वाला कॉन्सेप्ट है होना चाहिए। हमारे यहाँ सिलेबस के साथ साथ जो फील्ड में हो रहा है वो भी बताए फील्ड वर्क। अच्छा, जब आपने पढ़ के बाहर आना है यूनिवर्सिटी से, क्या करना है आपने ये करना है ना कि आके आपने उसको अप्लाई करना है। एग्जैक्टली। आप जब थ्योरी पढ़ के आते हैं, बच्चे इंटर्नशिप क्यों करते हैं हमारे, इसलिए करते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि क्या करना, ठीक है। अगर आप प्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं तो आपका जो पढ़ाने वाला हो, जो सिखाने वाला हो, कम से कम वो एक प्रोड्यूसर हो किसी तरह, ठीक है। तो ये जो मसला है ना हमारे यहाँ, जो हमारे बड़े मोहतरम हैं, हमारे जो असातिज़ा हैं, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा भी है, लेकिन एक गैप है, इस पे बात ज़रूर होनी चाहिए। वो इसलिए कि जब एक ऐसा शख्स पढ़ा रहा है जिसने कभी ज़िंदगी में रिपोर्टिंग की नहीं, जो कभी फील्ड में गया ही नहीं है, तो उस बच्चे को क्या बताएगा कि फील्ड में आपको क्या परेशानी आ सकती है। जो बुक में लिखा हुआ है आपको फिर वही बताएगा। तो ये बुक्स हमारी, आप पता नहीं अब आपके कोर्सेज कुछ चेंज हो गए, हमने तो जो पढ़ा था पता नहीं वो मेरे ख्याल से शायद अंग्रेजों के दौर से वही पढ़ा रहे थे, मुझे ये लगता है। तो हमें बताते जी पहला अखबार कब निकला था और फिर उस अखबार में क्या मसाइल आए थे और फिर इस तरह ना। अच्छा जी, आपका जो स्टोरी स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, वो पिरामिड, कोई इन्वर्टेड पिरामिड और मतलब इस तरह की थोड़ी चीज़ें मुझे याद है। तो भाई उससे अब ना लोग बहुत आगे जा चुके हैं अगर। अच्छा, और हमारे यहाँ अब भी यही पढ़ाया जाता है। अब आप यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ, मैं बाज़ दफ़ा यूनिवर्सिटीज़ वाले बुलाते हैं कोई बातचीत करने के लिए इसी जर्नलिज्म के ऊपर, किसी लेक्चर के लिए, तो जब वहाँ जाकर बच्चों से मिले, बच्चे आपसे पूछते हैं कि जी अच्छा टीवी में क्या होता है, अच्छा आप रिपोर्टिंग करते थे तो कैसे होता था, उनको पता ही नहीं है और वो फाइनल सेमेस्टर में आ गए। अब उन्होंने कल, और अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ अब इतना ज़्यादा जर्नलिज्म की तरफ लोग आना शुरू हो गए कि हज़ारों की तादाद में यूनिवर्सिटीज़ जो है वो ग्रेजुएट्स निकाल रहे हैं। मतलब एवरी ईयर अब कितने लोग, और आगे कितनी आगे सैचुरेशन है, चैनल्स है नहीं, फील्ड बहुत छोटी सी है, हर कोई यही चाहता है। ये भी शायद से बड़ा मसला है ना कि हम वो एक लाइन के पीछे लग जाते हैं। देखते हैं मार्केट में इस साल इस डिग्री का ज़्यादा स्कोप है, सभी उसके पीछे लग जाएंगे। तो अब बाद में हमें नौकरी मिले ना मिले, जॉब मिले ना मिले, हम ज़लीलो ख्वार होते रहे, सीवी लेके दर दर भटकते रहें, वो मंजूर होगा, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि हम कुछ और करें। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ असल में बातें इतनी हैं कि टाइम बड़ा छोटा सा है। एक और भी है कि हमारे यहाँ लोग टेक्निकल फील्ड की तरफ जाना पसंद नहीं करते। जब हम पढ़ रहे थे, वालिदैन या हमारे जो बड़े थे वो हमें कहते थे भी या आपने डॉक्टर बनना है या आपने इंजीनियर बनना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बिकॉज वो देखते थे कि डॉक्टर बड़ा ज़बरदस्त एक पेशा है, पैसे भी हैं, इज्जत भी है। इंजीनियर साहब का भी यही मामला है, ठीक है। अब उस वक्त थोड़ा सा फिर थोड़ा चेंज आया, फिर जब हम पढ़ के बाहर आए तो फिर उस वक्त MBA और BBA आ गई थी। तो मुझे याद है हमारा पूरा मोहल्ला MBA BBA करता था, सुबह अलग से यूनिवर्सिटी की एक बस वहाँ से जाती, ठीक है।
लोगों ने वो फिर इतनी जॉब जनरेट हो रही थी जितने वहाँ से स्टूडेंट्स निकल रहे थे। यही केस हमारे जर्नलिज्म का है। लोगों ने देखा यार सहाफ़ी तो वाह ब्राइट टीवी पे आता है, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी बातें हैं, पैसे भी हैं, गाड़ी शाड़ी भी रखी हुई है। यही चीज़ हमारे नाज़रीन को बड़ी अच्छी लगती है, भाई ये तो टीवी पे आके बातें कर रहे होते हैं। अब उसको ये नहीं पता कि टीवी वाले का मामला क्या है पीछे। ये जानना भी बड़ा ज़रूरी है। एक अच्छे सहाफ़ी की उस पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है? देखें, सहाफ़त जिम्मेदारी के साथ, आप सहाफ़ी हैं, मैं शुरू से यही बात कर रहा हूँ कि जी आप सहाफ़ी हैं लेकिन आपने अपनी ज़िम्मेदारी भी निभानी है। बिल्कुल ऐसे। आपने ये देखना है कि यार मैं इस इदारे में जा रहा हूँ या इस इदारे की खबर दे रहा हूँ या मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूँ, तो कहीं ऐसे तो नहीं है कि वो एक इंसान होने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते, एक पाकिस्तानी होने के नाते वो कहीं आपको किसी लेवल पे भी, चाहे वो आपके मुल्क के लिए हो, चाहे वो आपके मज़हब के लिए, चाहे वो किसी दूसरे के मज़हब के लिए क्यों ना हो, चाहे वो आपके मुआशरे के लिए क्यों ना हो, चाहे वो आपके जो आने वाले बच्चे या जो मेहमान हैं जो आपको देख के आप, क्योंकि हर इंसान किसी न किसी का आइडियल तो ज़रूर होता है ना, आपके बच्चे आपको फॉलो कर रहे हैं, तो आप कोई ऐसी बात या ऐसा काम ना करें जिससे इनमें से कोई डिस्टर्ब हो या इनमें से किसी की आगे मतलब उसके लिए मसला पैदा हो। तो मेरे ख्याल से सहाफ़त सबसे बड़ी जो है वो हमारे पाकिस्तान में तो खैर सहाफ़त बड़ी परेशानियों का शिकार भी है, ज़ाहिर बात है। वो मैं कहीं पढ़ रहा था कि मतलब कोई 170 के करीब जो 2 दहाइयों में लिखा हुआ था कि सहाफ़ी जो है उनकी बेचारों की इसी उसके दौरान डेथ हुई है, किसी को मार दिया गया, किसी को क्या हुआ। लेकिन ये है फिगर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट ये है सहाफ़त मुश्किल भी है। अगर आपने सहाफ़त में आना है तो ज़बरदस्त आए जी, लेकिन उसको ज़िम्मेदारी के साथ भी करना है। ये नहीं करना कि आपने कैमरा और माइक उठाना है और मुंह उठा के कहीं चल पड़ना है सोरे से, ठीक है। तो उसके अपने कुछ असूल हैं, कुछ ज़ाब्ते हैं, आपने बड़ों से थोड़ा सा सीखना है, लिहाज करना है, दूसरों को देखना है कि और अच्छे लोग मौजूद हैं, बिल्कुल ऐसे बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं जो बहुत अच्छा जर्नलिज्म कर रहे हैं। आप अपना आइडियल बनाएं, देखें यार वो कैसे कर रहे हैं, उसको देख के फॉलो करें। अगर आपको कैमरा माइक मिल गया है तो बस इसका ये मकसद हरगिज़ नहीं है। और हमेशा देखिए सीखने की कोशिश करनी चाहिए। कोई भी इंसान माँ के पेट से सीख कर नहीं निकलता। हमारे यहाँ तो अकले कुल पैदा होते हैं, वो कहते हैं मुझे सबसे ज्यादा पता है, आपको तो कुछ नहीं पता। आपको तो पता ही नहीं। और मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वो यही कर रहा है। और हमारे यहाँ एक अलग ट्रेंड आ गया कि आप अगर किसी को बताएं तो आगे से नाराज होता है, वो कहता है अच्छा फिर आप ये समझते हैं कि मुझे कुछ आता नहीं है। ये सबसे बुरी बात है। पैगाम क्या देंगे नाज़रीन? बस यही है कि सहाफ़त जैसे मैं कह रहा था जिम्मेदारी के साथ चैलेंजेस ज़रूर है, बहुत अच्छा शोबा है, इसमें कोई शक नहीं कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं सहाफ़त उसमें बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ जो है थोड़ा सा इसमें मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने वक्त इतने शॉर्ट टाइम इतनी अच्छी डिस्कशन करने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। यकीनन नाज़रीन जब हम सहाफ़त की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हम सब पे आयद होती है, तो कोशिश करें उस ज़िम्मेदारी को आप भरपूर तरीके से ऐसे तरीके से जो है वो आप सरअंजाम दे सकें। ब्रेक की जाने बढ़ने, ब्रेक के बाद अगला हमारा टॉपिक होगा डिप्रेशन के हवाले से, उस पर डिस्कशन करेंगे। सो हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा दूसरा मौजू जिस पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जनाब डिप्रेशन की बात करने जा रहे हैं कि डिप्रेशन क्यों हमारी ज़िंदगी में इतनी गहरी जगह बनाता जा रहा है। जबकि देखिए हम बात करते हैं तो डिप्रेशन एक मायूसी है और देखा जाए तो ये हमारे पूरे निज़ाम ज़िंदगी को मुतासर कर देता है और हमने ख़ुद को एक रोबोट जैसा जो है वो बना लिया है। जबकि देखा जाए हम इंसान हैं, हमारे कुछ एहसासात हैं, कुछ जज्बात हैं, हर इंसान खुश रहना चाहता है, खुश दिखाई देना चाहता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी को इस तरह से हमने जो है उसको डिप्रेशन को अपने ऊपर हमने तारी कर लिया कि हमें लगता है कि ज़िंदगी बस यही थी, इसी तरह से गुजारनी और हमने इसी तरह से इसको ख़त्म कर देना, जबकि ऐसा नहीं होता। देखिए हर वक्त गम की कैफियत को अपने ऊपर तारी रखना ये भी ज़िंदगी नहीं है और ये अपने साथ को इंसाफ नहीं है। तो इसी पे हम बात करने वाले हैं कि डिप्रेशन क्या है, इसके अलामात क्या हैं, वजूहात क्या हैं और ख़ात्मा किस तरह से मुमकिन हो सकता है। इस पर इंशाल्लाह इन डिटेल बात करने वाले हैं और हमें इस पर गाइड करने के लिए ज्वाइन किया है, डिफरेंट हमारे प्रोग्राम्स में आती भी हैं और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से हमें गाइड करती हैं, आप लोगों को समझाती हैं कि डिप्रेशन क्या है, ये एक कैसी बीमारी है, इसकी क्या नुकसानात हैं और ख़ुद को कैसे हमने बचाना है। साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं ज़ोबिया आसिफ। अस्सलाम वालेकुम ज़ोबिया। वालेकुम कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच ज़ोबिया, वक्त दिया आपने। ज़ोबिया डिप्रेशन और एंजाइटी ये क्या है, ये दोनों में क्या फ़र्क है? सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है
کہ ڈپریشن اور انزائٹی دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. دو ڈفرینٹ ڈس آرڈرز ہیں بیسیکلی. یہ انزائٹی کی وجہ سے آپ ڈپریشن میں جا سکتے ہو, لیکن ڈپریشن کی وجہ سے انزائٹی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور دونوں کی علامات بھی بہت ڈفرینٹ ہیں. بہت سے لوگ اس میں کنفیوژن کریٹ کر دیتے ہیں, اور سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسٹریس کو وہ ڈپریشن سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, اور تھوڑی سی بے چینی کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں. لیکن ڈپریشن کے بارے میں پہلے میں تھوڑا سا بتاؤں گی کہ ڈپریشن وہ چیز ہے کہ جس میں ایک معمولی سی سیڈنس کو جب آپ بہت زیادہ فوکس کرتے ہو یا اسی میں رہنا شروع کر دیتے ہو, تو اس کی وجہ سے آپ کی نظام زندگی میں آپ سمجھ لیں کہ ڈیٹیلز ڈفرینس آنا شروع ہو جاتا ہے. جس میں سب سے پہلے میں یہ چیز بتاؤں گی کہ آپ کی ڈیلی فنکشننگ 24 آور ڈسٹریبیوشن جو آپ کے دن میں ہوتی ہے, جیسے آپ جو کام کر رہے ہوتے ہو اس میں آپ کا دل نہ لگنا, آپ کا کھانا پینا ختم ہو جانا. دو چیزیں ہوتی ہیں, یا ختم ہو جاتا ہے یا زیادہ ہو جاتا ہے. اوور ایٹنگ. اور کھانے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ اوور ایٹنگ کر رہا ہے, اور کھانے والے کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ اس کی بھوک ختم کس وجہ سے ہو رہی ہے. پھر آپ کی تھرڈ چیز آ جاتی ہے کہ نیند کا نہ آنا. سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا وجہ ہے, دماغ کنٹینیوسلی ورک کر رہا ہوتا ہے, اور ورک میں کہوں گی کہ نیگیٹیولی ورک کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی کچھ علامات ہیں جو آپ کو جو ہے آپ کو کوئی پروفیشنل ہی ڈائگنوز کر سکتا ہے کہ آپ ڈپریشن یا افسردگی کی طرف جا رہے ہیں. اب دوسری طرف آ گئی انزائٹی. انزائٹی میں علامات ہی بہت ڈفرینٹ ہیں, جو کہ شاید اگر میں ابھی بتاؤں تو میں اس سے لوگوں کو تھوڑا سا پتہ چلے کہ اس میں سب سے پہلے آپ چیز نوٹس کرو گے کہ آپ کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. وجہ کی وجہ سے کوئی نہ کوئی دماغ میں یہاں چیز پھنسی ہوئی ہوگی, اور اس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہوگے. بات اٹک جاتی ہے, اور اٹک جانے کے بعد پھر آپ دیکھیں گے جو آپ کی فیزیولوجیکل چینجنگز میں کیا ہوگا. آپ سب سے پہلے دیکھیں گے آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہوگی. ڈپریشن میں یہ نہیں ہوتا. اچھا, ڈپریشن میں ایسا نہیں ہوتا, لیکن انزائٹی میں ہوتا ہے. ہارٹ بیٹ کا تیز ہو جانا, آپ کو وامٹنگ اور کیف والی کیفیت آنا. آپ کو کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آ بھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور کافی دفعہ صرف نوزیا والی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے. یہ ڈپریشن میں نہیں ہوتا, یہ انزائٹی میں یہ چیز ہوتی ہے. تھرڈلی یہ چیز ہے کہ آپ کے ہاتھوں اور پیروں میں سے ایسے لگتا ہے گرمی نکل رہی ہے. ہاٹ اور کولڈ فلشز آ رہے ہوتے ہیں. آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ پسینہ ہاتھوں میں آ رہا ہے, سویٹنگ ہو رہی ہے, پاؤں کے اندر ہو رہی ہے, پیلپیٹیشن ہو رہی ہے. تو یہ بیسیکلی کچھ سمٹمز ہیں جو ڈفر کرتے ہیں دونوں. ڈپریشن میں یہ نہیں ہوتا. تو دونوں کا ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہے, دونوں کے لیے علاج بھی مختلف ہے. میں نے اگین پہلے ایک چیز کہی کہ انزائٹی کو اگر آپ پرولونگ ہو جائے گی, بہت زیادہ سویر ہو جائے گی, تو اس کی وجہ سے ڈپریشن کاز ہو سکتا ہے. وہ ڈپریشن کی شکل اختیار کر لے گا, لیکن ڈپریشن انزائٹی میں نہیں جا سکتا. تو یہ اس چیز کے بارے میں نالج ہونا یا اس کے بارے میں اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے کہ پتہ ہو کہ either you are going through with anxiety یا پھر آپ ڈپریشن کی طرف جا رہے ہو. اور اس کے لیے یہی ہے کہ آپ کہیں جاؤ, کنسلٹ کرو, سیلف ڈائگنوسس کی طرف نہیں جائیں. یہ ہمارا بڑا مسئلہ ہے کہ دیکھیں باقی باڈی کی طرح دماغ بھی ہمارا ایک بڑا اہم حصہ ہے. اس کو بھی بیماری ہو سکتی ہے, جیسے ہمیں نزلہ, زکام, کھانسی, فلو, اس طرح بخار وغیرہ کی چیزیں ہوتی ہیں. باقی باڈی میں کہیں نہ کہیں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, تو دماغ بھی ہے, یہ بھی بیمار ہو سکتا ہے. لیکن ہم نے کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس, سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں جانا. کیوں؟ میں کو پاگل ہوں. بالکل, یہ ایک بڑی مت کریے, میں کو پاگل ہوں بھائی. بالکل ایسا ہی ہے. ایون ابھی بھی ہمارے پاس جب فیملیز آتی ہیں, بچوں کو لے کر آتی ہیں, سمہاؤ ہم بھی ان کی کانفیڈینشیلٹی کا بہت خیال رکھتے ہیں. ہاں بالکل, کیونکہ یہ چیز بھی ایک ہوتی ہے نا کہ انہیں اور زیادہ ڈپریس کر دیتی ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. سب سے بڑا مسئلہ جو ہماری سوسائٹی کا یہ ہے نا, اسٹگمیٹائزیشن. بہت آپ کو بار بار پہ اسٹگمیٹائز کر دیا جائے گا. اگر چھوٹا سا بچہ کو تھوڑا سا اگر وہ سیڈنس کی طرف جا رہا ہے اور وہ ڈپریسو ایپیسوڈز کچھ دے رہا ہے, گھر والوں کو اگر تھوڑی سی اویئرنیس ہے اور ان کو لگ رہا ہے کہ اس کو ہمیں چیک کروانا چاہیے, تو سب سے پہلے انہیں یہ ہوتا ہے کہ اگر خاندان میں پتہ چل گیا تو خاندان والے کہیں گے ذہنی مریض بن گیا, اس کا بچہ تو بھائی پاگل ہے. یہ بات, یہ جو ٹیگ لائن ہوتی ہے, یہ ٹیگ لائن بچے کے مطلب میں کہتی ہوں پیرنٹس کے کنسرنس شاید سم ہاؤ جائز بھی ہیں, بیکاز ان کو پتہ ہے کہ بچے کو ٹیگ لائن لگ جائے گی تو اس کے بعد پھر وہ بچے کی پروڈکٹیوٹی پھر کہیں نہ کہیں وہ بلینگ میں اگر کنورٹ ہو جاتی ہے تو دیٹ ول کریٹ ڈراسٹک, وہ ایک ڈیزاسٹر کریٹ کر جائے گا. تو یہ سارے پرابلمٹک ہے. تو سمہاؤ ہم خیال رکھتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ اویئرنیس دیتے ہیں کہ یہاں پہ آنا از ناٹ لائک کہ آپ جو ہے کوئی ذہنی مریض بن گئے ہو. دیکھیں آج کل تو ڈپریشن اور انزائٹی اتنی کامن ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ریسرچ کرنٹلی ہم جو ریسنٹلی ریسرچز کے اوپر ہم بیس کرتے ہیں, تو جو ابھی ہمیں رپورٹس ریزلٹس مل رہے ہیں, اس میں یہ چیز ہے کہ ہر 6 میں سے ایک بندہ, oh my god, ہر 6 میں سے ایک بندہ از گوئنگ تھرو ود ڈپریشن. اور ریزن
रीजंस बस मल्टीपल रीजंस में मैं सबसे पहले मैंने एक बात की कि डेली रूटीन फंक्शनिंग। आप ये देखें कि हमारी एक सुबह से लेके जब हम उठते हैं, उठने से लेके बेड तक जाने तक की रूटीन क्या है। बहुत ही खराब हमने कर रखी है। मैं सिंपल एक एग्जांपल देती हूँ कि यू डोंट वांट टू कन्वर्सेट, यस, आप सोशलाइज नहीं होना चाहते, आप गैजेट के अंदर हैं, आप गैजेट के अंदर शायद थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स और थाउजेंड्स ऑफ फ्रेंड्स रखे हुए होंगे, लेकिन उनमें से पर्सनली किसी को जानना आप किसी एक को भी नहीं जानते होंगे। आप अगर आपके साथ कहने को आप घर में पेरेंट्स के साथ रह तो रहे हैं, लेकिन अगर मैं किसी से भी पूछूं कि आप दिन में सिर्फ 1 घंटा 60 मिनट्स खालिस्तन अपने वालिदैन के लिए निकाल सकते हैं। बिल्कुल। जो भी मज़ीद इन डिटेल आपसे जानते हैं कि इस बीमारी की और मज़ीद क्या क्या अलामात हो सकती है, इलाज कैसे मुमकिन हो सकता है और किस तरह से, चूँकि मोबाइल फ़ोन की टेक्नोलॉजी की इन्होंने बात की, तो इसकी वजह से ये किस तरह से डिप्रेशन, एंजाइटी को बढ़ावा मिल रहा है, इस पर इन डिटेल बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा दूसरा मौजूद जिस पे हम बात करें, डिप्रेशन की बात की जा रही है, इसके अलामात क्या हैं और वजूहात क्या हैं कि आजकल जब हम बात करते हैं, आए दिन कोई ना कोई ऐसे केस हमें देखने को मिल रहा है। हर दूसरा इंसान जो है वो हमें डिप्रेशन, एंजाइटी का जो है वो पेशेंट दिखाई दे रहा है। तो वजूहात क्या है उसी पे हम बात करें। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। जो भी हम बात करते हैं डिप्रेशन की, तो ये एक मुस्तकिल दिमागी बीमारी इसको कह सकते हैं या इसका इलाज मुमकिन है? इलाज डेफिनेटली सी बात है, इसका मुमकिन है। अभी जैसे हम 100% इसका इलाज है? बिल्कुल इसका इलाज है। अच्छा। मैं ये कहूँगी कि इट्स समहाउ रिलैप्सिंग डिजीज़, लेकिन ये है कि मैनेजेबल है और इसकी स्टेजेस हैं डिफरेंट। अब हमें ये समझना ज़रूरी है कि कितनी स्टेजेस हैं? 3 इसकी स्टेजेस हैं। अच्छा। इनिशियल, मॉडरेट एंड स्वेयर। ठीक है। इनिशियल पे ये है कि इनिशियल लेवल पे अगर डायग्नोज हो जाता है तो दैट इज़ फुली क्योरेबल। आप अपना लाइफस्टाइल, आपको जहाँ भी जाते हो, आपको अगर इनिशियल पे मेडिकेशन की भी ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ काउंसलिंग की आपको ज़रूरत होती है। काउंसलिंग में देख लेते हैं कि कौन से एस्पेक्ट्स हैं, कौन से एरियाज ऑफ लाइफ है जिनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो वो हाईलाइट करके उनको जो है आपको एनरोल कर लिया जाता है काउंसलिंग में। फिर बता भी दिया जाता है कि कितने सेशंस हैं। तो आप अगर उस लाइफस्टाइल को चेंज करते हो अपने को, और जैसे आपको गाइडलाइंस मिलती हैं आप उनको वैसे फॉलो करते हो, तो आप दोबारा कभी जाते ही नहीं है डिप्रेशन की तरफ। देखिए, मैं पहले भी बात करी थी ना कि सैडनेस और डिप्रेशन 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। सैडनेस इज समथिंग कि कोई चीज़ अगर आपको नहीं अच्छी लग रही तो इवेंचुअली आप जो ना गो थ्रू कर जाते हो, मूड स्विंग्स आपके आ जाते हैं थोड़े बहुत, विच समहाउ कुछ टाइम के बाद नॉर्मलाइज हो जाते हैं। सैडनेस इज अ नॉर्मल इमोशन। ठीक है। जैसे खुशी का इमोशन है, कुछ हमारी मर्जी के अकॉर्डिंगली हो जाता है तो हम खुश होते हैं, अगर नहीं तो बस हमारा मूड ठीक नहीं रहता, हम थोड़े टाइम के लिए उदास हो जाएंगे, कुछ ज्यादा अच्छा हो जाएगा हम कहका लगाते हैं। बिल्कुल, जब खुशी के आंसू भी आ जाते हैं। बिल्कुल, शर्मिंदगी है, सैडनेस है, फियरनेस है, ये बेसिक इमोशंस हैं जो कि अल्लाह ताला ने, ये एक कुदरती है, ये एक नेचर कुदरती है, ये अल्लाह ताला ने आपके अंदर डाला है। ठीक है। और ये अगर नहीं डालेंगे तो फिर अब नॉर्मलिटी है, डाला हुआ है तो इट्स नॉर्मल। अब डिप्रेशन इज समथिंग जो इससे बहुत एक्सट्रीम है। और ये है कि इनिशियल लेवल की मैं बात करी थी, इनिशियली फुल क्योरेबल है। अब मॉडरेट पे जब मॉडरेट डायग्नोज होता है तो उसमें समहाउ कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मेडिकेशन रिकमेंड की जाती है और कुछ को आप काउंसलिंग में एनरोल कर देते हैं, लेकिन मेडिकेशन भी समहाउ कुछ टाइम के लिए होती है। उसके बाद आपने काउंसलिंग के थ्रू ही ट्रीट हो, थोड़े अरसे के लिए आपने मेडिकेशन का यूज करना है, उसके बाद दोबारा काउंसलिंग पे आ जाना। ठीक है। अब बात करते हैं हम सिवियर डिप्रेशन की। अब सिवियर डिप्रेशन की कुछ अलामात डिफर भी हो रही होती हैं। अब जैसे मैं कुछ अलामात पीछे बता रही थी डिप्रेशन की, तो उसमें समहाउ एक सुसाइड की भी बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि सुसाइड थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं। अब थॉट्स आना और उसके बाद अटेम्प्ट में कन्वर्ट हो जाना, ये भी 2 डिफरेंट चीज़ें हैं कि इनिशियल और मॉडरेट में आपको सिर्फ थॉट्स आएंगी। जब सिवियर डिप्रेशन में होता है तो उसमें थॉट्स तो आती हैं, समहाउ कुछ लोग प्रैक्टिकली स्टेप्स ले चुके होते हैं। और ये अगर देखा जाए तो आजकल इस तरह के बहुत सारी हैपनिंग्स हमें देखने को मिले, इसका खुदकुशी का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वजह यही ये जो डिप्रेशन की 3rd स्टेज है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि समहाउ आप डीप सैडनेस में रह रही हैं। आपको इंटेंशन आ रही है, सुसाइड की थॉट्स डेवलप हो रही हैं, लेकिन अगेन हमारा वही मसला कि हम किसी के साथ, हमारे पास टाइम ही नहीं हम शेयर करें। ओह माय गॉड। और हम शेयर करना नहीं चाहते, हम अपने ही एक तो मुझे लगता है जो भी हम शेयर करना नहीं चाहते, दूसरा मुझे लगता है कि अब सुनने वाले भी वो नहीं रहे।
یہ بھی اب جو پہلے ہمیں سنا کرتے تھے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے تھے, اگر مجھے کوئی پرابلم ہے میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لی, آپ مجھے اس کا ویلڈ جو سلوشن ہے وہ پرووائڈ کرتی تھی. اب ایسی کنڈیشن آ رہی ہے فرسٹ تو ہمیں سننے والے ملتے نہیں ہیں, اور اگر کوئی ایسا مل گیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اپنی پرابلم شیئر کر رہی ہے وہ ہمیں کوئی ویلڈ اس کا سلوشن نہیں دے گا, الٹا ہمیں اور ڈیموٹیویٹ کرے گا یا ہمارے اس ایشو کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع. بالکل ایسا ہی ہے, لیکن اس کا بھی سولوشن ہے. میرا تو اس بات پہ بلیف ہے کہ when there is a problem there is a solution. Yes, اگر سولوشن نہیں تو پرابلم نہیں. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. تو اس کی بات اس کا یہ ہے کہ آپ نے لائف میں ہر بندے کو تو چوز نہیں کرنا. یس, آپ کی لائف میں ایک بندہ ہونا چاہیے, اینڈ دیٹ شوڈ بی, وہ آپ کے پیرنٹس میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے, وہ آپ کے فرینڈس میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے. اگر نہیں ہے تو دیر آر پروفیشنلز, آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں, آپ ادھر جو ہے جا کے انرول ہو, آپ کو ضرور سنے گا. ایگزیکٹلی. تو ایک بندہ لائف میں چوز کریں, اور وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے, لائک اتنی سینس اتنی عقل اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہوتی ہے کہ آپ کو تھوڑا سا یہ پتہ ہو کہ یہ وہ بندہ ہے جس کے ساتھ اگر میں کوئی اپنی غلط چیز بھی شیئر کرتا ہوں, کیونکہ انسان ہے, وی آر ناٹ پرفیکٹ. ایگزیکٹلی, تو غلطی ہو سکتی ہے. تو میں اگر کوئی غلط چیز بھی شیئر کرتا ہوں تو وہ بجائے اس کے کہ مجھے بلی کرے یا میری چیزوں کو آگے وہ کرے, وہ مجھے سمجھائے گا. تو وہ ایک پرسن جب آپ چوز کر لیتے ہو آپ اس کے ساتھ شیئر کرو. اور وہ پرسن یا وہ لوگ آپ کے والدین سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. میں ہمیشہ اپنے والدین کا شکریہ ادا کرتی ہوں, کیونکہ ہم بھی سوسائٹی میں رہے, ہم بھی فیلڈ میں نکلتے ہیں, بہت سارے لوگ ملتے ہیں, لیکن جو میرے بیسٹ فرینڈز ہیں وہ آج بھی میرے ماں باپ. اچھی بات ہو بری ہو, کہیں کچھ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے, کچھ بھی ہو, ہر چیز ان کے ساتھ میں نے ڈسکس کی, اور دوستوں کی طرح, اچھے دوستوں کی طرح انہوں نے گائیڈ کیا, مشورہ دیا. بالکل بالکل ایسے یہ ضروری ہے والدین کے لیے, ایک بہت بڑا یہ ضروری بھی ہے. اور یہاں آج اس پروگرام کی اس سے نا میں یہ چیز کہوں گی کہ جو پیرنٹس اگر سن رہے ہیں وہ اپنی اتنی اسپیس دیں بچوں کو. کیونکہ نہ کرے, ٹھیک ہے والدین کا, لیکن تھوڑا فرینڈلی انوائرمنٹ, کیونکہ حالات ایسے ہیں, انہیں اچھے دوستوں کی ضرورت ہے. بالکل, سوشل میڈیا کے دوستوں میں پڑیں گے تو بھٹک جائیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کھلائے سونے کا نوالا لیکن دیکھیں شیر کی آنکھ سے. تو یہ یہاں پہ اٹس اپلیکیبل کہ آپ اپنے آپ بچے کو پہلے بتا دیں کہ دیز آر یور لمیٹیشنز, اور اس سے آپ نے کراس نہیں کرنا. لیکن ایز اے فرینڈ جو آپ نے مجھے ہر چیز شیئر کرنی ہے. آپ جب ایک اچھی ریپو بلڈ کر لیتے ہیں بچے کے ساتھ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کہیں اور جائے. بالکل ایسا. بچے کے ڈیویٹ ہونے کا سب سے زیادہ چانس اس کی ٹین ایج میں ہوتا ہے, اور ٹین ایج میں ہی, آپ لیٹ ٹین ایج میں ہی, ہمارے پاس جو ریسرچز میں بھی جو ریشو آتی ہے وہ یہ کہ لیٹ ٹین ایج میں زیادہ ڈپریشن رپورٹ ہوتے ہیں, کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے, کیونکہ گھر والوں سے بھی بچے کو سننے کو مل رہا ہوتا ہے کہ تم اب بڑے ہو گئے ہو, تم اب بڑے ہو گئے ہو, تمہیں یہ زیب نہیں دیتا, یہ بولنا زیب نہیں دیتا, یہ بتانا زیب نہیں دیتا. تو بہت پریشر بچے کی طرف انڈائریکٹلی بلڈ ہو رہا ہوتا ہے. پھر وہ ٹین ایج میں ہے, اس کے اندر ہارمونل چینجنگز بھی آ رہی ہیں, پیوبرٹی آ رہی ہے, اس کے اندر چینجنگز آ رہی ہیں, کیونکہ وہ اب چائلڈہڈ سے نکل کے بڑی ایج کی طرف جا رہا ہے. تو وہ اپنے بھی ان چیزوں سے لڑ رہا ہوتا ہے. پھر ایک نیچرلی چیز ہے کہ بچے کو باہر کی اویئرنیس زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, تو باہر کی چیزیں ٹیمپٹنگ زیادہ لگ رہی ہوتی ہیں, بہت زیادہ اٹریکشن ہے باہر کی چیزوں میں. تو بچہ گھر والوں کو نگیٹ کر کے, وہ تو ویسے ہی پریشر آ رہا ہے, تو وہ تھوڑا نگیٹ کرنے کی بجائے زیادہ نگیٹ کرتا ہے, اور اس کے بعد وہ باہر کی طرف بھاگتا ہے. بالکل, کیونکہ وہ ایک کمفرٹ زون اس کو مل رہا ہوتا ہے, تو وہ اس کا زیادہ رجحان جو ہے وہ باہر کی طرف ہو جاتے ہیں. مزید زوبی آپ سے جانتے ہیں کہ موبائل فون کا استعمال بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, اس سے ڈپریشن کس طرح سے بڑھتا جا رہا ہے, اس پہ بات کریں گے. بریک لینی ہے, بریک کے بعد ان ڈیٹیل اس کا جواب آپ سے لیتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ہمارا موضوع جس پہ بات کریں ڈپریشن, اس کی علامات, وجوہات اور علاج کا, اس پہ ڈسکشن کی جا رہی ہے. زوبی ہمارے ساتھ ہیں. زوبی, بریک پہ جانے سے پہلے سوال کیا تھا آپ سے کہ موبائل فون کا استعمال بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. ایون بڑوں کی بات کریں, ٹھیک ہے وہ جاب کے لیے یا کسی اور اس کام کے سلسلے میں استعمال کرتے ہوں گے, وہ بھی بے جا استعمال کریں, اور ایون ہمارے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں دیکھیں تو وہ بھی موبائل کا بہت زیادہ استعمال کرتے جا رہے ہیں. تو کیا یہ ڈپریشن کے بڑھنے کی جو ایک وجہ ہے وہ موبائل فون کو ہم کہہ سکتے ہیں؟ میں کہوں گی کہ میجر جو کچھ وجوہات ہیں اس میں سے سب سے بڑی وجہ ایک گیجٹ کا بیجا استعمال ہے. اب گیجٹ میں صرف موبائل فون نہیں ہے, ٹیبز ہیں, لیپ ٹاپس ہیں, جتنی چیزیں جو الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ جس میں اسکرین ہے بیسیکلی, وہ سب گیجٹ میں آ جاتی ہے. اور بچوں کا تو المیہ یہ ہے کہ گیمز
اور چھوٹے چھوٹے بچے 6 منتھ کے 1 ایئر کے 1.5 سال کے, آپ یہ چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں, کوکو میلن کی آواز سنتے ہیں اور لٹرلی ان کے منہ سے پانی بہنا شروع کر آ جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو فاسٹ میوزک ہے یا وہ جو فاسٹ پلے ہے وہ کیسے ان کی جو ہے وائنڈنگ کر رہا ہے برین کی. اور بیسیکلی اگر ہم کیمیکلز کی بات کریں نا, ڈپریشن کے ساتھ 2 کیمیکلز ایسوسیٹیڈ ہوتے ہیں, ایک سیروٹونن ہے اور ایک ڈوپامین ہے. تو یہ کیمیکل کا امبیلنس ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان ڈپریشن کی طرف جاتا ہے. اور جہاں پہ ہم موبائل کی استعمال کی بات کر رہے ہیں تو موبائل کا ایکسیس یوز جو انسٹنٹ پلیئر دے رہا ہے وہ بھی ڈوپامین رش کر رہا ہے برین کے اندر. تو سب سے بڑی وجہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو لنک کر رہی ہے ڈپریشن کی طرف وہ کہیں نہ کہیں یہ گیجٹس ہیں اور ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. تو مائیں تو بڑی آسانی سے بچوں کے سامنے رکھ دیتی ہے نا موبائل فون, مجھے تنگ نہیں کر رہا ہے, میں اپنے سارے کام ذرا کر لوں. ابھی میں نے اسی لیے اسپیسیفکلی نام لیا کہ کوکو میلن کے جو کارٹونز ہیں وہ بڑے آئی تھنک ہر ماں جو جن کے گھر میں بچے ہیں تو وہ ان کو پتہ ہوگا اس کے بارے میں, اور وہ بچوں کو سناتی ہیں بڑے مزے سے کہ بچہ بہت انسٹنٹلی انوالو ہو جاتا ہے اس کے اندر, اور کہیں نہ کہیں وہ نان کیمیکل ایڈکشن بھی کاز کر رہا ہوتا ہے. کیوں آپ دیکھیں کہ بچہ آپ کو تنگ نہیں کر رہا, آپ نے اپنا ایک انسٹنٹ ریلیف دیکھا ہے اور آپ وہ لگاتے جاتے ہو تو بچہ اپنی ساری ایکٹیویٹیز چھوڑ کے بھاگتا ہے اس کی طرف رش کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ انسٹنٹ میوزک, انسٹنٹ جو اس کے ساتھ چیزیں جو انسٹنٹ گلیمر ہے یا ویژوائزیشن ہے اس کی ساری, گرافکس ہیں اس کے سارے, وہ بچے کو اتنا اٹریکٹ کر رہے ہیں کہ اس کا ڈوپامین ریلیز ہو رہا ہے اور کیمیکل امبیلنس کریٹ کر رہا ہے. اگر ہم اس کو سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ امبیلنس کریٹ ہو رہا ہے, تو آٹومیٹکلی جب آپ اس سے لوگے وہ اریٹیبلٹی, اینگر, غصہ چیزوں کو توڑے گا, وہ آپ کو نارمل سے زیادہ تنگ کرے گا, تو پھر آپ کیا کرتے ہو, جان چھڑانے کے لیے واپس اس کو دے دیتے ہو. تو الٹیمیٹلی آپ خود ہی کاز کر رہے ہیں اور آپ خود ہی بچے کو لیٹر وہ بچہ پتہ نہیں وجہ کیا ہے, ہمارا بچہ بات کیوں نہیں کر رہا, اتنا چڑچڑاپن کا شکار کیوں ہو رہا ہے, اتنا چیختا چلاتا کیوں ہے, روتا کیوں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہی بچہ جب بڑا ہوگا تو مور پرون ہوگا ٹورڈز ڈپریشن. پھر وہ کوئی بھی اسٹریسرز ہوں گے, کوئی بھی چیزیں ان سے کوپ اپ کرنے کے بجائے ہی از انٹو دیٹ. تو کہیں نہ کہیں یہ بہت بڑی وجہ ہے اور اس کو انالائز کرنا بہت ضروری ہے کہ اسکرین ٹائم میں ہم یہ نہیں کہتے کہ برے ہیں استعمال, ان کا بہت پازیٹیو استعمال بھی ہے, بٹ ود ان لمٹ. آپ لمٹس کے ساتھ کریں. کوئی بھی چیز جب آؤٹ آف لمٹ ہو جاتی ہے وہ نقصان تو دیتی ہے. ہاں, اور ایک جو پراپر ٹائم ایک بتایا گیا ہے ہمیں کہ ریسرچز میں کہ آپ بچوں کو یا ایون بڑے بھی میں یہ کہوں گی 2 گھنٹے کا استعمال, اچھا زیادہ سے زیادہ ان اے ڈے 2 آورس کا آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کے آپ مضر اثرات سے بچ سکتے ہیں. اچھا, لیکن اگر آپ اس سے زیادہ استعمال کریں گے, اور میں فار شیور کہہ سکتی ہوں کہ 2 گھنٹے کیا, ہم تو 8 گھنٹے 10 گھنٹے کا استعمال کرتے ہیں. ایسے ہم لگے ہوتے ہیں موبائل فون کے, پتہ نہیں بہت بڑا بزنس ہم چلا رہے ہو. ایگزیکٹلی. اور ہم انویسٹ کر دیتے ہیں. اگر ہمیں کہیں ویٹ کرنا پڑ جائے تو ہمیں سب سے ایک جو اچھی سورس ملتی ہے کہ ہم موبائل کے اندر ہم کسی سے بات کر رہے ہیں, وی آر انٹو آور سیل فونس. شاید ہمیں لگتا ہے کہ وہ کنورسیشن زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت اس کے جو بندہ سامنے بیٹھا ہوا ہے. اچھا, یہ ڈپریشن کی ایک وجہ ہے یہ کیا, یہ جو لوگ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے میں بڑا وہ انہیں ایک اچھی فیلنگ آتی ہے, جو اپنے آپ کو کٹس لگا رہے ہوتے ہیں یا کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. اس میں اب 2 کیسز ہیں. اب سم ہاؤ ایک کاز ہو سکتی ہے ڈپریشن کی, کیونکہ سیلف ہارمنگ کرنا, سیلف ہارمنگ انٹینشن اور سیلف ہارمنگ اٹیمپٹ, ٹھیک ہے, 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اب انٹینشن ڈپریشن میں سم ہاؤ انٹینشن بھی ہوتی ہے اور سیویریٹی میں جا کے اٹیمپٹ بھی ہو جاتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے باقی سمٹمس کی ہم بات کر رہے ہیں تھرو آؤٹ, ان کا ہونا بھی ضروری ہے. ڈپریشن کو ڈائگنوز کرنے کے لیے ہم جو ہے 5 سمٹمس دیکھتے ہیں اکارڈنگ ٹو, ہم بیسیکلی DSM کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں منیمم کرائٹیریا پہ 5 سمٹمس کا ہونا بہت ضروری ہے, اور وہ تقریباً 3 سے 6 ماہ تک ہونا بہت ضروری ہے. 5 سمٹمس کون سے ہیں؟ وہ 5 سمٹم, کوئی بھی 5 سمٹمس, لائک ابھی سارے جو ہم پیچھے بات کر رہے تھے نا کہ بھوک کا نہ لگنا, نیند کا نہ آنا, اینگر اسپیلز آ جانا, ابھی سارے ہم یہ بھی سیلف ہارمنگ, سوسائڈ انٹینشن, یہ جو ہم بات کر رہے تھے, ان میں سے کوئی بھی 5 سمٹمز اگر آ رہے ہیں تو آپ ڈائگنوز کر دیتے ہیں ڈپریشن کو. ابھی ہم اٹینشن سیکنگ بیہیویئر کی بھی میں بات ابھی کر رہی تھی کہ دوسری چیز ہے کہ سیلف ہارمنگ آپ کر رہے ہو اٹینشن سیکنگ کے لیے, تو اس میں یہ ان سمٹمس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. اس میں صرف آپ اپنی اٹینشن لینے کے لیے, اٹینشن سیک کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو کٹس لگاتے ہیں. تو یہ 2 بیہیویئرس کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے کہ آئیدر اٹس بیکاز آف ڈپریشن یا آئیدر یہ صرف اٹینشن سیکنگ بیہیویئر ہے. تو وہ آپ آئیڈینٹیفائی جب کر لیتے ہو تو پھر کیور اور ٹریٹمنٹ بھی پھر اس کے اکارڈنگ. ایک تو آپ نے کہا ڈپریشن کی علامت ہے کہ نیند کا نہ آنا, اور دوسرا ہے کہ یہ جو بار بار نیند سے بیدار ہو جانا, یہ اس کو بھی ڈپریشن میں ہم شامل کر سکتے ہیں. بار بار نیند سے بیدار ہو جانا, میں یہ کہوں گی کہ شاید وہ نیند آ ہی نہیں رہی
ना, अब अभी हम स्लीप, वो आपकी पक्की नींद हो ही नहीं पा रही। हाँ, थोड़ा सा अभी टॉपिक से थोड़ा सा हम डाइवर्ट हो जाएंगे, लेकिन ये कि स्लीप के भी साइकिल्स के हम जब बात करते हैं स्लीप साइकिल की, तो इसमें भी स्टेजेस हैं डिफरेंट। 4 स्टेजेस होती हैं इसके अंदर। मैं बहुत जल्दी इसको बता देती हूँ कि 4 स्टेजेस है इसमें। आप जो थर्ड स्टेज में हमें जो ड्रीमिंग आती है, जिसमें हम ख्वाब में चले जाते हैं, हमें ख्वाब आते हैं, हमें कई दफ़ा याद भी रह जाती हैं, दैट इज़ थर्ड स्टेज ऑफ स्लीप बेसिकली। जब आप चौथी स्टेज में चले जाते हैं, उसमें आपको ख्वाब नहीं आते, और आपकी जो बार बार बेदारी होती है वो फर्स्ट और सेकंड स्टेज में होती है। और जब आप थर्ड स्टेज के अंदर होते हैं, जब आप ख्वाब में आ रहे होते हैं, तो आपके आई बॉल्स में मूव कर रहे होते हैं, तो बाहर ऊपर से देखने वाला बंदा आपको देख सकता है कि शायद ही इज़ ड्रीमिंग। जब आई बॉल्स आपके मूव करते हैं तो पता चल रहा होता है कि ही इज़ ड्रीमिंग। फोर्थ स्टेज में आपकी नींद इतनी पक्की हो जाती है, गहरी नींद में, और उसमें आपकी आंख नहीं खुलती, और ये साइकिल 4 घंटे का होता है। 4 घंटे आप नॉर्मली देखें, जब रात में हम 8 से 12 घंटे 8 घंटे की एक नींद लेते हैं, तो उसमें हम बीच में मस्ट एक बार उठते हैं, हम करवट बदलते हैं, करवट बदल के फिर हम सो जाते हैं। हम अगर आप गौर करें हर बंदा इस चीज़ को, तो ऐसा लाजमन होता है। तो वो 4 घंटे का आपका साइकिल कंप्लीट हो गया, फिर रीस्टार्ट होता है साइकिल का। ओके, और हम कहते हैं कि हम नींद छूट गई है। हाँ, तो हमें अच्छा, इलाज क्या है डिप्रेशन का? क्योंकि बहुत सारे लोग, अब जैसे मैंने स्टार्ट में भी कहा था कि लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से कतराते हैं, घबरा जाते हैं कि लोग समझेंगे कि हम पागल हो गए, हमें जहनी बीमारी है, तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। तो यकीनन ये भी एक आम बीमारी की तरह बीमारी, इलाज करवाना ज़रूरी है। तो कैसे इसका मुकम्मल इलाज मुमकिन है? सबसे पहले ये कि इस चीज़ को जान लें कि इसका मुकम्मल इलाज है। अभी हम स्टेजेस की बात, डरने की ज़रूरत नहीं है कि इसका इलाज ही नहीं है, इसका इलाज मौजूद है। इसका इलाज है, इसका इलाज 2 चीज़ें हैं, मेडिकेशन है एंड थेरेपी है। ठीक है, सिवियर केसेस में मेडिकेशन होती है, और मेडिकेशन का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको स्टेबल करना। व्हेन यू आर स्टेबल, उसके बाद लाइफस्टाइल चेंज इज मस्ट। ठीक है, वो ज़रूरी है। तो वो आपके एरियाज़ को देख के आपको बताया जाता है, जिसमें थेरेपीज अंदर आ जाती हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट मैं ग्रेटिट्यूड थेरेपी की बात करती हूँ कि हम थैंकफुल नहीं होते, हमें थैंकफुल होना चाहिए। हमें हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद शुक्र अदा करने का एलिमेंट है ना, ये हम खत्म करते जा रहे हैं। बिल्कुल। पैगाम क्या देंगी 30 सेकंड? पैगाम मैं डिप्रेशन के हवाले से ही दूंगी कि जो भी बड़े सुन रहे हैं या इवन बच्चे भी सुन रहे हैं, तो इस चीज़ को लाइट ना लें, इस चीज़ के ऊपर फोकस करें। ये वो बीमारी है जो कि शायद बहुत कम भी होती है, लेकिन अगर आप इसको अनइग्नोर्ड या अनट्रीटेड छोड़ देते हैं तो बहुत सिवियर हो जाती है, और अल्लाह ना करे इंसान की ज़िंदगी का खात्मा भी हो सकता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच जो भी आपने वक्त अपनी अहम गुफ्तगू हमारे साथ की। यकीनन नाज़रीन, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको खूबसूरती के साथ एंजॉय करना चाहिए। जैसे शुक्र की बात हो रही है, जब आप हर सूरत हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं, अपना ख्याल रखते हैं, तो यकीनन ज़िंदगी और खूबसूरत हो जाती है। कोई भी बीमारी अगर आपके जिस्म में आपको महसूस हो रही है, कोई भी आपका एक्ट बदलता हुआ महसूस हो रहा है, तो आप लाजमी अपने प्यारों से डिस्कस करें, किसी डॉक्टर के पास जाएँ, चेकअप करवाएं, अपना ट्रीटमेंट करें, ताकि इस प्यारी सी ज़िंदगी को खुशियों के साथ आप इंजॉय कर सकें। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।